Hello everyone, welcome to my YouTube channel. This is the class for the class 9 subject science, and we will continue our chapter 2 is matter around a sphere. In the previous session I had told you about the concentration of solution, and we already studied about dilute, concentrated, and saturated. पिछले वीडियो में कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन के बारे में बात कर रहे थे। इसमें हमने दो के बारे में जान लिया था, नंबर 1 डाइल्यूट और नंबर 2 कंसंट्रेशन। द थर्ड वन इज द सैचुरेशन और द सैचुरेटेड सॉल्यूशंस। If you remember that those solutions can be dilute, those solution can be said to be dilute, in which the quantity of the solute is less compared to the quantity of solute in the other solution. दूसरे सॉल्यूशन के कंपेयर में अगर एक सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट की क्वांटिटी अगर कम पाई जाती है तो वो डाइल्यूट सब्सटेंस कहलाते हैं, और कंसंट्रेटेड की बात करें तो वो दूसरे वाले जिनके अंदर सॉल्यूट की क्वांटिटी ज़्यादा होगी वो कंसंट्रेटेड कहलाएंगे। मैंने एग्जांपल दे के आपको बताया था, 50 ग्राम शुगर में को 100 ml वाटर के अंदर डिज़ोल्व कराया जाए और वहीं पर 100 ग्राम शुगर इज डिजॉल्व इन 100 ml ऑफ वाटर के अंदर डिजॉल्व कराया जाए, देन दैट इज अ सॉल्यूट, एंड इन दिस इज सॉल्यूट इसमें ये है और इसमें सॉल्यूट ये है। If we compare the quantity of solute in both the solution, the quantity of solute is more is compared to the this one. इसके कंपेयर में इसके अंदर जो क्वांटिटी सॉल्यूट की है वो ज़्यादा है। ज़्यादा होने पर ये अपने आप में कंसंट्रेटेड और ये दूसरे वाले अपने आप में डाइल्यूट सॉल्यूशंस कहलाएंगे। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि अगर सॉल्यूट का परसेंटेज जिस सॉल्यूशन में ज़्यादा होगा दूसरे सॉल्यूशन के कंपेयर में तो वो वाला कंसंट्रेटेड कहलाएगा, और जिसके कंपेयर में ज़्यादा है वो दूसरा वाला सॉल्यूशन डाइल्यूट सॉल्यूशन के तौर पर जाने जाते हैं। नाउ दी सैचुरेटेड सॉल्यूशंस। सैचुरेटेड सॉल्यूशंस की अगर हम बात करें तो डेफिनेशन के तौर पर कह सकते हैं, एट एनी पर्टिकुलर टेम्परेचर अ सॉल्यूशन दैट हैड डिसॉल्व एज मच सॉल्यूट एज इट इज कैपेबल ऑफ डिसॉल्विंग। एक दिए गए निश्चित तापमान पर, निश्चित टेम्परेचर पर किसी सॉल्यूशन के अंदर केवल उतना ही सॉल्यूट डिसॉल्व कराया जा सके जितना सॉल्यूट उसके अंदर डिसॉल्व हो सकता है, देन द सॉल्यूशन मेड इज नोन एज सैचुरेटेड सॉल्यूशंस। तो वहाँ पर जो सॉल्यूशंस बनते हैं उन सॉल्यूशंस को सैचुरेटेड सॉल्यूशंस के तौर पर जानते हैं। मीन्स इन अदर वर्ड्स, नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व इन अ सॉल्यूशन एट अ गिवन टेम्परेचर। एक दिए गए टेम्परेचर पर और ज़्यादा सॉल्यूट किसी सॉल्यूशन के अंदर डिसॉल्व न किया जा सके तो उस तरीके के सॉल्यूशंस को सैचुरेटेड सॉल्यूशंस के तौर पर जानते हैं। एंड द सॉल्यूट, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन दैट सॉल्यूशन एट दिस टेम्परेचर, और उस टेम्परेचर पर जितना सॉल्यूट उसके अंदर डिसॉल्व किया गया है वो उसकी सॉल्युबिलिटी बन जाती है।
सॉल्युबिलिटी की अगर हम बात करें यहाँ पर सॉल्युबिलिटी क्या है, तो हम कह सकते हैं अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन सैचुरेटेड सॉल्यूशन इन गिवन टेम्परेचर। एक दिए गए टेम्परेचर पर जितना सॉल्यूट किसी सॉल्यूशन के अंदर डिसॉल्व कराया जा सकता है, उस सॉल्यूट की क्वांटिटी को, सॉल्यूट की अमाउंट को उस सॉल्युबिलिटी के तौर पर जानते हैं। सॉल्युबिलिटी की अगर हम बात आगे और आगे करेंगे कि सॉल्युबिलिटी पर टेम्परेचर वगैरह का क्या इफेक्ट पड़ता है, उससे पहले अगर हम दूसरे तरीके के एक और तरीके की अगर हम सॉल्यूशन की बात करें तो हम देखेंगे एक और तरीके के सॉल्यूशन बनते हैं, दोज आर नोन एज अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, अभी हम बात कर रहे हैं कि अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन सैचुरेटेड सॉल्यूशन इन गिवन टेम्परेचर इज नोन एज सॉल्युबिलिटी। यानी कि एक निश्चित सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डिसॉल्व कराया गया तो वहां से हमें मिल गया सॉल्यूशन, और ये सॉल्यूट जो है वो अपने आप में निश्चित था एट पर्टिकुलर टेम्परेचर। एक दिए गए टेम्परेचर पर एक निश्चित मात्रा में सॉल्यूट को डिसॉल्व कराया जाए सॉल्वेंट में तो वो सॉल्यूशन बन जाते हैं, और उस तरीके के सॉल्यूशन को सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहा जाता है। इफ द सॉल्यूट डिसॉल्व इन सॉल्वेंट इज लेस देन द क्वांटिटी दैट डिसॉल्व इन सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अगर दूसरे शब्दों में मैं यह कहना चाहूँ आपसे कि जितना सॉल्यूट यहाँ डिसॉल्व कराया गया था उससे कम मात्रा में अगर उतने ही सॉल्वेंट के अंदर ये सॉल्यूट डिसॉल्व कराया जाता उससे कम, पहले वाले से कम मात्रा में, तब जिस तरीके के सॉल्यूशंस बनते हैं उनको हम अनसैचुरेटेड सॉल्यूशंस के तौर पर देखते हैं। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कहा जाता है उन सॉल्यूशंस को जिनके अंदर सॉल्यूट का जो क्वांटिटी है, सॉल्यूट का जो अमाउंट है, उस सैचुरेशन लेवल से कम डिसॉल्व कराया जाए। सैचुरेशन लेवल यानी कि 100 ग्राम अगर डिसॉल्व कराया जा सकता था तो 100 ग्राम से उसके अंदर 90 ग्राम ऑफ शुगर डिसॉल्व करा दिया, 80 ग्राम डिसॉल्व करा दिया या 70 ग्राम डिसॉल्व करा दिया, तो वो सैचुरेशन लेवल से कम हो गई। 100 ग्राम डिसॉल्व हो सकती थी लेकिन उससे हम कम डिसॉल्व करा रहे हैं, तो उस तरीके से सॉल्यूशंस जो बनते हैं उस तरीके के सॉल्यूशंस को अनसैचुरेटेड सॉल्यूशंस के तौर पर देखा जाता है। अब बात करें कि किन्हीं सॉल्यूशंस को अब पहले तो हम गर्म करा दें और उसके बाद ठंडा कराएं, तब उन पर क्या इफेक्ट पड़ता है। अगर हम बात करें सॉल्यूशंस की, ऑन हीटिंग द सॉल्युबिलिटी इज इंक्रीजेस एंड व्हेन वी कूल डाउन द सॉल्यूशन द सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस। गर्म करने पर जो सॉल्युबिलिटी है बढ़ती है, और वहीं पर अगर हम उसको ठंडा करते हैं सॉल्यूशन को तो सॉल्युबिलिटी उसकी अपने आप में कम हो जाती है, गर्म करने पर बढ़ती है। जैसे बात करते हैं कि अगर हम एक गिलास पानी लें और उसके अंदर शुगर को डिसॉल्व कराएं तो आप देखेंगे उसको डिसॉल्व होने में काफ़ी लंबा समय लगेगा, लेकिन वहीं पर उतना ही पानी अगर हम गर्म ले लें तो उसके अंदर वो शुगर आसानी से डिसॉल्व हो जाती है। यानी कि गर्म करने पर सॉल्युबिलिटी अपने आप में बढ़ जाती है और ठंडा करने पर सॉल्युबिलिटी जो अपने आप में कम होती है। अब बात करें कि सॉल्यूशन अपना कितना कंसंट्रेटेड है। ऑन द बेसिस ऑफ द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन द गिवन सॉल्यूशन, एक दिए गए सॉल्यूशन के अंदर कितना सॉल्यूट मौजूद है उसके बेस पर उस सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन को बताया जाता है। और उसको पता करने के लिए हम एक फॉर्मूला लिखते हैं।
the concentration of solution is equal to, एक फॉर्मूला मिल जाता है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन का. कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, amount of solute is divided by amount of solution. ये एक तरीके की फॉर्मूला है जिससे दिए गए सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन को पता लगाया जा सकता है और आसानी से बता देंगे कि जो सॉल्यूशन हमारे पास मिला है वो सॉल्यूशन कितना कंसंट्रेटेड है. अगर मास के तौर पर बात करें, अगर कहा जाए कि सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन को उसके मास अगर दिए गए हों, सॉल्यूट का मास पता हो, सॉल्यूशन का मास पता हो, तो उनके मास के तौर पर हम किस तरीके से पता लगा सकते हैं. तो एक और फॉर्मूला हमारे पास है, मास बाय मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन बाय मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन is equal to mass of solute upon mass of solution is multiplied by 100. और अगर हम बात करें मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन then the formula is mass of solute is divided by volume of solution is multiplied by 100. मास अगर निकालना है मास परसेंट सॉल्यूशन के मास परसेंट से, तो फॉर्मूला आप ये लगा देंगे. और फाइंड करना है अगर वॉल्यूम परसेंटेज से, तो फॉर्मूला हो जाएगा मास ऑफ सॉल्यूट इज डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100. ये 3 फॉर्मूले हैं. इन 3 फॉर्मूले के इस्तेमाल से सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन को आसानी से पता लगाया जा सकता है. कुछ प्रॉब्लम्स भी इस उनके बेस पर होंगी और उसको पता लगाएंगे कि सॉल्यूशन जो है कितना कंसंट्रेटेड है. नाउ आफ्टर दिस टॉपिक द नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट इज ए सस्पेंशन. नेक्स्ट टॉपिक इज सस्पेंशन. जानेंगे कि सस्पेंशन है क्या. व्हाट इज सस्पेंशन? इट इज अ नॉन होमोजेनियस सिस्टम like those obtained by group C in activity number 2.2. बुक के अंदर एक एक्टिविटी दी है 2.2. उसमें ये कहा गया था कि एक कुछ चॉक पाउडर ले लीजिए, उस चॉक पाउडर को एक ग्लास में लेकर उसमें कुछ वाटर ले लें और चॉक पाउडर को उस वाटर में डिज़ोल्व कराएं और एक तरीके का सॉल्यूशन बनाएं और देखें किस तरीके का सॉल्यूशन वहाँ से बन रहा है. दैट सॉल्यूशन इज अ हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन. हेट्रोजीनियस एक तरीके का मिक्सचर बनेगा, तो वो अपने आप में नॉन होमोजीनियस होगा. यानी कि अगर हम वहाँ पे बात करेंगे होमोजीनिटी की, तो हर एक लेवल पर हर एक जगह पर होमोजीनिटी जो है वो अपने आप में सेम नहीं होगी. इसलिए ये नॉन होमोजीनियस सिस्टम है इन विच सॉलिड्स आर डिस्पर्स्ड इन लिक्विड, जिसमें सॉलिड जो है उस लिक्विड के अंदर कंप्लीटली डिज़ोल्व नहीं होते, पूरी तरीके से डिज़ोल्व नहीं होते. तो उस तरीके के सब्सटेंसेस को उस तरीके के उसको हम सस्पेंशंस के तौर पर जानते हैं. ये सस्पेंशन कहलाते हैं. दीज आर द सिस्टम इन विच सॉलिड्स आर डिस्पर्स्ड इन लिक्विड्स.
जो उसके लिक्विड्स के अंदर सॉलिड ऐसे के ऐसे ही बने रहते हैं, उसके अंदर डिज़ोल्व नहीं होते, तो उस तरीके के एक तरीके के मीडियम को, एक सिस्टम को सस्पेंशन के तौर पर जाना जाता है। एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर होते हैं ये, इसमें सॉलिड पार्टिकल जो हैं वो पूरी तरीके से डिज़ोल्व होते नहीं हैं और लगातार पूरे के पूरे मीडियम में हमें इधर उधर घूमते हुए लगातार दिखाई देते रहेंगे। इतने उन पार्टिकल्स को, जो पार्टिकल उसके अंदर मौजूद हैं, उन पार्टिकल्स को आसानी से सीधी आंखों से देखा जा सकता है। द पार्टिकल्स ऑफ सस्पेंशन कैन बी सीन विद नेक्ड आइज, आसानी से सीधे आंखों से उसको देखा जा सकता है। अब सस्पेंशन की प्रॉपर्टीज क्या क्या हैं? प्रॉपर्टीज ऑफ सस्पेंशन, कुछ प्रॉपर्टीज की अगर इसके अंदर हम बात करेंगे, दैट कैन बी सीन पार्टिकल्स ऑफ सस्पेंशन, can be seen by naked eyes, सीधे आंखों से देखा जा सकता है। बात करें दूसरी प्रॉपर्टी की, सेकेंड प्रॉपर्टी, the particle of suspension scatter a beam of light, passing through it. जो एक किरण पुंज छोड़ा जाएगा, एक लाइट, बीम ऑफ लाइट छोड़ी जाएगी अगर इस सॉल्यूशंस के अंदर, तो वो उस लाइट को फैला देती है। नंबर नेक्स्ट, थर्ड इज द सॉल्यूट पार्टिकल्स सेटल डाउन व्हेन अ सस्पेंशन इज लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड। जो पार्टिकल्स हैं, सॉलिड पार्टिकल्स जो हैं, सॉलिड पार्टिकल्स सेटल डाउन when left undisturbed, जब उनको ऐसे ही छोड़ दिया जाए तो सॉलिड पार्टिकल जो उसके अंदर डिसॉल्व कराए गए थे, वो पार्टिकल्स बेस में, उसकी तली में जो है वो अपने आप में बैठ जाते हैं। तो इस तरीके से ये कुछ प्रॉपर्टीज़ थी। और अगर और ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ की बात करें इसके अंदर, तो जो पार्टिकल्स इसके अंदर मौजूद होते हैं, दैट कैन बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन प्रोसेस, separated by particles can be separated by filtration process से पार्टिकल्स को इसके अंदर से अलग भी कराया जा सकता है। Got it, class? Now the next thing is colloidal solution. The particles of the colloidal solution is known as colloids. It is a heterogeneous, but it looks like a homogeneous. It appears to be a homogeneous mixture, but it is a heterogeneous. And the particle size of the colloids, the particle size of colloidal solution is smaller than the particle of suspension. colloidal solution के particles जो हैं उनका साइज सस्पेंशन के पार्टिकल्स से छोटा होता है। छोटे होने के कारण ही ये अपने आप, ये सॉल्यूशंस हैं वो अपने आप में होमोजीनियस नज़र आते हैं। कोलॉइडल सॉल्यूशंस की बात कर रहे हैं हम, और कोलॉइडल सॉल्यूशंस हम बात कर रहे हैं तो कह रहे हैं कि इसके जो पार्टिकल्स होते हैं बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, और बहुत ज़्यादा छोटे होने के कारण ये एक तरीके के होमोजीनियस की तरह नज़र आते हैं। लेकिन
एक्चुअली दीज आर हेट्रोजीनियस मिक्सचर, एक तरीके का हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। एग्जाम्पल की बात करें जैसे कि मिल्क है, मिल्क इज़ अ कोलोइडल सॉल्यूशन, मिल्क अपने आप में एक तरीके का कोलोइडल सॉल्यूशन है। बिकॉज ऑफ द स्मॉल साइज ऑफ कोलोइडल पार्टिकल वी कैन नॉट सी देम विद द नेक्ड आइज, और बहुत ज़्यादा छोटी होने के कारण हम इन पार्टिकल्स को सीधे आंखों से नहीं देख सकते। लेकिन सीधे आंखों से भले ही नहीं देख सकते, लेकिन जब इसके ऊपर से बीम ऑफ लाइट को गुजारा जाता है तो ये उसको स्कैटर कर देते हैं और उसके पाथ को विजिबल बनाते हैं, उस लाइट के पाथ को विजिबल बना देते हैं। द स्कैटरिंग ऑफ बीम ऑफ लाइट इज कॉल्ड द टिंडल इफेक्ट, और जो बीम ऑफ लाइट का स्कैटरिंग इन सॉल्यूशंस के द्वारा की जाती है तो उसको हम एक तरीके से टिंडल इफेक्ट के तौर पर जानते हैं। और टिंडल इफेक्ट जो है वो कई तरीके से ऑब्जर्व किया जाता है। एक डार्क रूम है, एक छोटा सा होल किसी दीवार में हो रहा हो, तो जब लाइट उसके अंदर उस होल से एंटर करती है तो उस लाइट का जो पाथ है वो हमें एक तरीके से बनता हुआ दिखाई देता है, तो उसी को हम एक तरीके से टिंडल इफेक्ट के तौर पर जानते हैं। बाकी अगला देखेंगे अगले वीडियो में।